वेलकम बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 11th पार्ट रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज एटॉमिक वेट। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त। आई एम ऑल्सो। तो चलिए आज देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव क्यों कहते हैं? एटॉमिक मास को रिलेटिव क्यों कहा जाता है, इसके पीछे थोड़ा चलते हैं। जैसे देखिए, यहां पे एटॉमिक मास का मतलब है कि एटम का मास। तो एटम इतना ही छोटा होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, तो उसका हम वजन कैसे कर पाएंगे? दुनिया में ऐसा कोई तराजू नहीं बना है जो एटम के वजन को मेजर कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कारण यह है कि एटम का वजन इतना ही छोटा है, जैसे मान के चलिए कि अगर हम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन लेते हैं C12, तो इट इज फाउंड 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब इतने छोटे वजन को वेट करना काफी मुश्किल है, ऐसी कोई तराजू हमारे पास नहीं है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड यूनिट मास का हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उस एटम के मास के तुलना में जितना गुना भारी किसी अनदर एटम का मास होगा, अनदर एलिमेंट के एटम का मास होगा, that will be the atomic mass of that element. So it is relative. यहां पे relative का हमने यूज किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड का चुनाव किया। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास ऑफ एटम। तो स्टैंडर्ड यूनिट हमने किसका लिया? सबसे पहले उसके लिए हमने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया, लेकिन कुछ कारणवश इसे छोड़ दिया गया। आफ्टर देन हमने ऑक्सीजन को भी सिलेक्ट किया, उस कुछ त्रुटियां आई, इसको भी हमने छोड़ दिया। फाइनली टुडे नाउ वी हैव सिलेक्टेड कार्बन, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। हमने इसको स्टैंडर्ड आजकल माना है। इसको स्टैंडर्ड मानने के पीछे कुछ काउज है। काउज ये है कि सबसे पहले 100% प्योर स्टेट में हमें प्राप्त हो पाता है। साथ में ये काफी सस्ता है, चीप है और इजीली अवेलेबल है। हर एक जगह ये आसानी से मिल जाता है। These are some factors we have chosen here, C12 isotopes. तो अब जो है, हम किसी एटम के मास को मेजर करते हैं इन रिलेटिव टू कार्बन 12 के एक एटम के मास की तुलना में हम दूसरे एटम के मास को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास क्या है या एटॉमिक वेट क्या है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर। इट इज ए नंबर which says, जो ये कहता है, बताता है as to how many times it is heavier, कितना गुना भारी है, heavier than 1/12 mass of an atom of C12। तो कार्बन कैसे
3 आइसोटोप्स होते हैं जिनके मास नंबर 12 है, 13 है, 14 है। हमने C12 यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग से कितना गुना भारी है किसी एटम का मास, वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। तो हम इसे एक फॉर्मूला के तौर से भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। सो यू कैन राइट हियर एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू mass of one atom of the element, जिस एलिमेंट का मास निकालना है, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब ये पूरी जो नीचे में जो डिनोमिनेटर है इसे हम बोलते हैं U या एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, और एटॉमिक मास यूनिट से इसे हम डिनोट करते हैं। देखेंगे U का वैल्यू क्या होता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है, इटली के ग्रेट साइंटिस्ट हैं सर एवोगैड्रो, उनके सहयोग से हम U का वैल्यू निकालते हैं। तो we know the atomic mass of carbon is equal to 12 according to Avogadro। 6.022 into 10 to the power 23 atoms of C12 weighs equal to उनका जो एटॉमिक मास होगा उसे हम ग्राम में लिखेंगे। तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं। किसी भी एटम के अगर एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। ये एक्सपेरिमेंटली है, हम जानते हैं। बेज इक्वल टू, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 ग्राम हम यहाँ पे लिख दिए। तो एक एटम का मास C12 का कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और एक ग्राम होगी। और ए आता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो अब जो है हमें चाहिए 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तो हम यहाँ पे 1/12 एटम लेंगे। C12 का 1/12 एटम का मास कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 1/12 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो 1/12 मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास इतना है तो उसका 12वां भाग इंटू 1/12 हो जाएगा, और ए वैल्यू इतना आता है, इसको हम बोलते हैं U या AU। सो इट इज कॉल्ड U या AU। तो वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू हो गया दिस। तो नाउ किसी भी एटम के एटॉमिक मास को हम U के रूप में डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। फॉर एग्जांपल
अगर हमें लिखना है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, वी नो 23, बट 23 केवल लिखेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ग्राम है, यू है या किलोग्राम है, तो यहाँ पे हम यू लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि सोडियम के एक एटम का मास हो गया 23 यू। अगर इसे ग्राम में लिखना होगा तो क्या करेंगे, यू का वैल्यू जितना ग्राम में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख सकते हैं 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ग्राम में लिखना होगा तो इस तरह लिख सकते हैं। और अगर हम 23 ग्राम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 23 ग्राम का मतलब है उसका एक मोल का मास हो जाएगा, मतलब कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम का अगर मास पूछा जाएगा तो यहाँ पे 23 ग्राम लिखा जाएगा। मीन्स यू कैन राइट हियर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 atoms of sodium weighs equal to 23 ग्राम। तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास को आप यू में मेजर करेंगे और अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होगा तो उनका एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब इस आधार पे हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी कंपाउंड का, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जितने एटम उसमें प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास को सम कर देंगे, जोड़ देंगे। दैट विल बी द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और इसे हम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं और मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं चीनी C12H22O11, शुगर C12H22O11। तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो जितने एटम है सबका हम एटॉमिक मास को सम कर देंगे। कार्बन 12 एटम है, 12 से गुना कर देंगे। कार्बन के एक एटम का मास 12 है, 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 22 है इंटू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 11 एटम है, एक एटम का मास 16 है, 16 से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 144 प्लस 22 प्लस 176 342 यहाँ पे U लगा देंगे या A में लगा देंगे। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के मास को आप निकाल सकते हैं। नाउ अब आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का निकालने के लिए हम जितने भी एलिमेंट हैं उनके परसेंटेज को निकाल लेंगे। परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। ऑफ ए कंपाउंड मीन्स percentage of each element present in it। कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, उसमें किसी एटम का, एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो आप इसे
फॉर्मूला के आधार पर भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट। सो यू कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ each element, weight of each element present in a molecule, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। टोटल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, इसे भी ग्राम में लेंगे, इसे भी ग्राम में लेंगे, सो दैट विल बी नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर पूछता है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, उससे हम निकाल लेंगे नाइट्रोजन कितना है, उसमें मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसमें नाइट्रोजन का वेट डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट, और सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमने फॉर्मूला में वो वहां पे मिस कर दिया, उसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चूंकि ये 100% में है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, एक एटम का मास होता है 14, तो 14 इंटू 2 28 हो गया, और टोटल काउंट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो 28 प्लस 2 30 42 एंड 16 42 16 एंड 2 18 हो गया, 42 एंड 18 60 हो गया, 28 बाई 60 7 बाई 15 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए जितना है, जितना वैल्यू 28 बाई 60 इंटू 100 कर देंगे, सो दिस विल बी द परसेंटेज। यहां से दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, उनके वेट ऑफ एलिमेंट ले लेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। नाउ वी सी द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला which gives the simplest ratio of atoms of different elements present in a molecule. Empirical formula which is the simplest formula gives the simplest ratio of different atoms present in a molecule of a compound.
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसे हम। जैसे पहले फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये कहता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला है इंपिरिकल फॉर्मूला, जो बताता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम के बीच का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका जो है HO जो है ये हो गया इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। दिस इज इंपिरिकल फॉर्मूला। और रेशियो क्या हो जाएगा, H और O का रेशियो हो जाएगा H/O = 1:1 का रेशियो हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं C6H12O6। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे, CH2O हो जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 1:2:1। सो ये क्या बताता है, ये बताता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, साथ में सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है। और इंपिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट ये है कि यह जो है डिफरेंट एलिमेंट्स जो इसमें पाए जाते हैं उनके बारे में बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें पाया जाता है। सो नेक्स्ट वी विल राइट हियर सिग्निफिकेंस ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला। तो क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, जैसे देखिए अगर सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं, कोई आयनिक कंपाउंड, जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो जेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जेंट स्ट्रक्चर मतलब एक बहुत लंबा चेन उनका होता है। जैसे सिग्निफिकेंस, इनका सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला। सपोज दैट सोडियम क्लोराइड है और इनका बहुत बड़ा चेन है, तो इनका अगर मॉलिक्यूलर मास लेना होगा तो सारे मॉलिक्यूल को जोड़ना होगा, तब तो हमें लिखना होगा सोडियम क्लोराइड एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना है वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड केवल लिखते हैं। मीन्स ये क्या है, दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इंपिरिकल फॉर्मूला हम यहाँ पे उसका एक यूनिट लेते हैं। उसी तरह से बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे डायमंड है, बहुत विशाल स्ट्रक्चर बनाता है, 3D नेटवर्क है, उनके अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबको जोड़ना होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इंपिरिकल फॉर्मूला लेते हैं, सिंपल कार्बन को लेते हैं। या इस तरह से बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनके हम इंपिरिकल फॉर्मूला को वहां पे डिनोट करते हैं। वो बताता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और सिग्निफिकेंस क्या हो गया, ये बताता है नेम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। इट सेज names of different elements, and second one ये बताता है simplest ratio of different atoms, simplest ratio. So these are the important informations we get from the empirical formula. और इंपिरिकल फॉर्मूला के सहयोग से वी कैन डिटरमाइन द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। इसे हम आगे के क्लास में भी देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। ओके बाय, थैंक्स।